गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पीपीजीएन एकेडमी अपने वीडियोस निरंतर डाल रहा है। सैनिक नवोदय मिलिट्री की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत अच्छा अवसर प्रदान हुआ है और इस अवसर का फायदा उठाते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखिए। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, वह है वाक्य। और जिस प्रकार वर्णों के सारा समूह, जितने भी समूह होते हैं वर्णों के, वो वाक्य नहीं कहलाते, क्योंकि देखिए जब तक कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा ना, जब तक किसी शब्द का शब्दों के सारे समूह वाक्य नहीं कहलाते। क्योंकि वाक्य बनने के लिए क्या होना जरूरी होता है, तो जो शब्दों का जो समूह है वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, उसका सार्थक कुछ अर्थ उसका निकलना चाहिए, बिल्कुल, है ना, जिसको सार्थक बोलते हैं। ठीक है, तो शब्दों का क्रमबद्ध, सार्थक और स्वतंत्र समूह कैसे होने चाहिए। शब्द स्वतंत्र होने चाहिए, समूह में होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए, तभी वह कहलाते हैं वाक्य। ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं वाक्य। तो शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो स्वतंत्र, सार्थक व व्यवस्थित हो, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो शब्दों का समूह होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि वो समूह कैसा होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और फिर वह सार्थक भी होना चाहिए, तभी वह कहलाता है वाक्य। किसी अपेक्षित अर्थ को, वाक्य जो है, वाक्य किसी अपेक्षित अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। पूर्ण रूप से प्रकट करता है कौन, वाक्य प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, अपेक्षित अर्थ। अपेक्षित अर्थ को प्रकट करने का काम कौन करता है, वाक्य करता है। अब वाक्य के अवयव या वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग हैं, वाक्य के अंग कह लो चाहे अवयव कह लो। तो देखो इस तरीके से समझेंगे हम तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। दूसरा क्या होता है, विधेय। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब विधेय, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना। तो उद्देश्य के अंदर तो कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता होता है, और कर्ता का विस्तार होता है। ठीक है ना, कर्ता होता है और कर्ता का विस्तार होता है। किसके अंदर होता है, उद्देश्य के अंदर। ठीक है, और विधेय के अंदर दो चीजें होती हैं, कर्म और क्रिया। कर्म और क्रिया। अब देखो बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये व्याकरण में जितने भी विषय दे रखे हैं, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, सर्वनाम, विशेषण, जो कुछ भी है वो सब एक
दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कारक है। कारक में मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। अब एक कर्म कर्ता क्रिया किसमें है? क्रिया के अंदर हमने अच्छे से विस्तार से पढ़ा था इन सब के बारे में। अब देखो विधेय के अंदर क्या है? कर्म है और क्रिया है। कर्ता किसमें है और कर्ता का विस्तार किसमें? उद्देश्य में। तो उद्देश्य में क्या आ जाता है? कर्ता और कर्ता का विस्तार, ठीक है। और विधेय के अंदर आता है कर्म और क्रिया। फिर देखो कर्म के अंदर तो कर्म रहेगा और कर्म का विस्तार रहेगा, कर्म और कर्म का विस्तार, ठीक है। और क्रिया के अंदर क्रिया रहेगी और क्रिया का विस्तार रहेगा, क्रिया रहेगी और क्रिया का विस्तार रहेगा, ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली तो उद्देश्य और विधेय को आपको समझने में, पकड़ने में कहीं दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। अब इसको डिटेल में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। उद्देश्य किसे कहते हैं? पहला है उद्देश्य, ठीक है। तो उद्देश्य में लिखिए आप लोग वाक्य का वह अंग, वाक्य का वह अंग, वह अंग जिसमें कर्ता एवं कर्ता का विस्तार निहित होता है। कर्ता व कर्ता का विस्तार निहित होता है, निहित होता है, निहित होता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। अब विधेय किसे कहते हैं? विधेय में भी सीधी सी बात है, जिसमें क्रिया कर्म, क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार होगा। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, किसके बारे में? वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, अर्थात कर्म व क्रिया एवं उनका विस्तार, एवं कर्म व क्रिया एवं उनका विस्तार इसमें निहित होता है, इसमें निहित होता है, उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते, ठीक है। तो उद्देश्य में हो गया कर्ता और कर्ता का विस्तार निहित है, और विधेय के अंदर उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, उसमें कर्म भी है, क्रिया भी है, कर्म का विस्तार भी है और क्रिया का विस्तार भी उसके अंतर्गत निहित है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए आगे।
उदाहरण है, पहले हम उद्देश्य और विधेय को समझ लेते हैं। साहसी राम ने ठीक है दुष्ट रावण को धीरे धीरे मारा। साहसी राम ने दुष्ट रावण को धीरे धीरे मारा। ठीक है, तो अब इसके अंदर उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य के अंदर देखो कर्ता है, कर्ता का विस्तार है। ठीक है, कर्ता है और कर्ता का विस्तार ये है, ये कर्ता है और ये कर्ता का विस्तार। ज्यादा ही छोटा लिख दिया कुछ दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, दिख रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कर्ता है, कर्ता का विस्तार है। अब विधेय कौन सा है? तो ये कर्ता, और ये हो गया ना हमारा इतना जो है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा उद्देश्य। ठीक है, ये हो गया हमारा उद्देश्य, कर्ता है और कर्ता का विस्तार है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए, दुष्ट रावण को धीरे धीरे मारा। ठीक है, अब मारना तो यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, मारना यहाँ पर क्रिया है और यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म क्या है? रावण को ये है कर्म। अब क्रिया ये है तो क्रिया का विस्तार ये हो गया, कर्म ये है तो कर्म का विस्तार ये हो गया। ठीक है ना? बताओ है कि नहीं भाई? मारा जब क्रिया है तो धीरे धीरे तो क्रिया का विस्तार हो गया, क्रिया का विस्तार हो गया। ठीक है, और जब रावण को ये कर्म है तो ये कर्म का विस्तार हो गया, ये कर्म का विस्तार हो गया। देखिए विस्तार हो गया। तो अब ये वाला जो है ये क्या है? ये हो गया विधेय, क्योंकि विधेय में क्या है? क्रिया और कर्म का विस्तार है कि नहीं? तो ये तो उद्देश्य है और ये विधेय है। इस तरीके से आप पकड़ करोगे। क्रिया वाले विषय के अंदर मैंने स्पष्ट तौर पे आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया जो दो भेद करवाए थे कर्म के आधार पर, उसमें आपको बताया था सकर्मक में कर्म क्रिया कर्ता तीनों होते हैं और अकर्मक में जो है कर्म नहीं होता है। ठीक है ना? स्पष्ट तौर पे बताया है, तो आपको अगर वो अच्छे से समझ में आया है तो इसमें कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आगे देखिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि वाक्य जो होता है वो केवल शब्दों का समूह नहीं होता, पदों का समूह नहीं होता। समूह तो होता है लेकिन हम उसको केवल एक समूह मान ले, बल्कि प्रत्येक वाक्य में जो पद प्रयुक्त होते हैं वो किसी न किसी संबंध से परस्पर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यह संबंध ही पदों के समूह को वाक्य का रूप प्रदान करते हैं। तो इन संबंधों को, इस संबंध को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो पदक्रम के तरीके से और एक अनुवृत्ति के तरीके से। ठीक है, तो वाक्य में ये पदक्रम और अनुवृत्ति क्या है? तो देखो, ये बताना चाह रही हूँ कि वाक्य केवल शब्दों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो भी पद या जो भी शब्द आ रहे हैं, ठीक है, वो परस्पर किसी ना किसी संबंध से जुड़े हुए हैं। तो वो संबंध क्या है? अनुवृत्ति है। ठीक है, अनुवृत्ति है और पदक्रम है। तो पदक्रम और अनुवृत्ति के बारे में हम जान लेते हैं, पदक्रम और अनुवृत्ति। अब इसको थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए आपकी नोट में, तो फिर ये होगा कि पदक्रम ये है क्या? वाक्य केवल शब्दों या पदों का समूह नहीं है, बल्कि ये पद या शब्द
जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। परस्पर किसी ना किसी संबंध से जुड़े होते हैं। तो वाक्य पदों या शब्दों का समूह मात्र नहीं है, केवल ये समूह मात्र नहीं है। वाक्य केवल शब्दों या पदों का समूह मात्र नहीं है, मात्र लगाना जरूरी है क्योंकि शब्दों का समूह तो होता है वो, तो मात्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये पद परस्पर में किसी न किसी संबंध से जुड़े होते हैं। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त पद, जो प्रयुक्त पद हो रहे किसी न किसी संबंध से जो परस्पर जुड़े हुए होते हैं, और ये संबंध ही पदों के समूह को, ये जो संबंध होता है ये संबंध ही पदों को वाक्य का रूप प्रदान करते हैं, ठीक है। यह संबंध ही पदों के समूह को वाक्य का रूप प्रदान करते हैं, ठीक है। ये संबंध, ठीक है। तो वो संबंध क्या है? इस संबंध को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। इस संबंध को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, पहला है पदक्रम, और दूसरा है अन्विति। दूसरा क्या है? अन्विति, ठीक है। तो पदक्रम क्या है? पहला पदक्रम दे रखा है। तो पदक्रम में देखिए, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण आदि पर सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसे पदक्रम कहते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म, सबसे पहले कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण आदि, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण आदि पद सामान्य जिस रूप में जिस क्रम में आते हैं उसे पदक्रम कहते हैं, ठीक है। वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण आदि पद सामान्य जिस रूप से जिस क्रम में आते हैं उसे पदक्रम कहते हैं, ठीक है। तो पदक्रम सभी भाषाओं में समान नहीं होता है। अब लिख लीजिए, पदक्रम सभी भाषाओं में समान
होता है। हिंदी में तो देखो जैसे हिंदी के अंदर बता रहे हैं फिर कि हिंदी में जो है जैसे हिंदी में तो हिंदी में तो कैसे आ रहा है, पहले कर्ता है, सामान्यतः कर्म है, क्रिया है। हिंदी में तो पहले कर्ता, कर्म और क्रिया, इसी तरीके से होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में जो है कर्ता, क्रिया, कर्म। अंग्रेजी में होता है कर्ता, क्रिया, कर्म, ठीक है। ये वाला जो है क्रिया पहले आ जाती है, कर्म बाद में आ जाता है, ठीक है। अब अन्विति, तो ये हिंदी वाक्य रचना में पद क्रम का जो महत्व बहुत है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी आएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस पद क्रम का जो है हिंदी में पद क्रम का विशेष महत्व है, ठीक है, बहुत महत्व है हिंदी के अंदर, है ना। अर्थ ही बदल जाता है अगर इसका स्थान चेंज हो जाए तो। थोड़ा सा परिवर्तन आ जाने पर, थोड़ा सा परिवर्तन जाने पर भी, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाने पर भी अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। अब देखो हिंदी के अंदर ये है, ये विशेषता है हिंदी की, जैसे बोला जाएगा वैसे लिखा जाएगा, कई वर्ड एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए वर्णों का भी विशेष मतलब महत्व है। इसी तरीके से पद क्रम का भी विशेष महत्व है। अब देखो पद क्रम जो है ना, शब्द थोड़े से हमें कठिन मुश्किल लगते हैं, उसका कारण ये है, इसका बहुत बड़ा कारण यही है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में जितने शब्द हम इंग्लिश के प्रयोग में लाते हैं उतने शायद हिंदी के हम नहीं लेकर आते हैं। और यही वजह होती है कि हम हिंदी के शब्दों में मार खाते हैं और वो क्लिष्ट लगते हैं, हमको कठिन लगते हैं, ठीक है। ना तो हम उनका अर्थ बता पाते हैं और ना ही वो प्रयोग में नहीं आते ना। कारण यही है, जो चीज प्रयोग में आती है तो देखो कितनी इजी, कितनी सरल हो जाती है, कितना आसानी से बच्चे समझ लेते हैं और हम समझा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो शब्द नहीं आते हैं तो उन शब्दों को समझना भी मुश्किल होता है, अर्थ तो खैर पता ही नहीं होता। तो पदक्रम जो है देखो हिंदी के अंदर वही बताना चाह रही हूँ कि हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है, शब्द आ रहे हैं, कर्ता का, कर्म का, क्रिया का, जो भी शब्द हम प्रयोग में ला रहे हैं, तो इनका जो क्रम है, यानी कि एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा कौन आएगा, तो पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर क्रिया आएगा। ये इनका क्रम है, क्या है, ये इनका क्रम है। और जो शब्द आ रहे हैं वो क्या है, पद है। जो शब्द आ रहे हैं वो पद है। अगर उनका स्थान बदल दिया जाए, पहले कर्म को कर दिया जाए, फिर कर्ता को कर दिया जाए, फिर क्रिया आए, तो देखो क्या होगा, अर्थ नहीं निकलेगा और अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। सार्थक जो कहते हैं कि सार्थक होना चाहिए, सही अर्थ निकलना चाहिए, तो वो सही अर्थ नहीं निकलेगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये विशेष बात है कि हिंदी में पदक्रम का विशेष महत्व है और थोड़ा सा परिवर्तन आ जाने पर भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देखो दूसरा अन्विति, दूसरा क्या है, अन्विति। दूसरा शब्द हमने लिखा था अन्विति, ठीक है। तो अन्विति का अर्थ है एक जैसा हो जाता, ठीक है। अन्विति का अर्थ क्या है, अन्विति
अन्विति का अर्थ है, अन्विति का अर्थ है एक जैसा हो जाता, एक जैसा हो जाना, कर लो, एक जैसा हो जाना। ठीक है। जब वाक्य के किसी एक संज्ञा पद के लिए, जब वाक्य की किसी एक संज्ञा पद के लिए, जब वाक्य के किसी एक संज्ञा पद के लिए के लिंग वचन पुरुष, के लिंग वचन पुरुष, ठीक है, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के अनुसार, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन हो जाता है, किसी दूसरे पद में, किसी दूसरे पद में, दूसरे पद में समान परिवर्तन, समान परिवर्तन हो जाता है, समान परिवर्तन हो जाता है तो उसे अन्विति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अन्विति कहते हैं। तो उसे अन्विति कहते हैं। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण और संबंध कारक से अन्वय होता है। ठीक है, अब ये भी बता रहे हैं कि हिंदी के वाक्यों में कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का संबंध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ में विशेषण का, ठीक है, तथा संबंध कारक से अन्वय होता है, संबंध कारक से अन्वय होता है। अब करेंगे हम वाक्य के भेद। अब क्या करेंगे? हम वाक्य के भेद करेंगे। कितनी बात मैं समझती हूँ आप लोगों को आ गई होगी समझ में, और आप इसको दोबारा पढ़िएगा इत्मीनान से समझ के। तो ये बिल्कुल वैसे तो स्पष्ट है, इसमें कहीं ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में ना आए। ठीक है, तो देखो वाक्य के भेद, दो आधारों पर वाक्य के भेद किए गए हैं। वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं वाक्य के। एक तो संरचना के आधार पर है और एक है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर और संरचना के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार, अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में विभक्त किया गया है। पहला कौन सा है? पहला है विधिवाचक। पहला वाक्य का भेद है विधिवाचक। ठीक है।
दूसरा है निषेधवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक और चौथा है आज्ञावाचक। पांचवा है इच्छावाचक और छठा है संदेहवाचक। सातवां है संकेतवाचक, संकेतवाचक और आठवां है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो 8 भागों में बांट दिया है वाक्यों को। ठीक है, कौन कौन से हैं? विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। तो अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांट दिया गया है। संरचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सरल वाक्य, इनको 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। अब सरल में तो सरल तो अभी करवाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में मिश्र वाक्य के अंदर देखो आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो ये उपवाक्य होते हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है ना। और फिर क्रिया विशेषण वाले के अंदर कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कार्य कारणवाची संबंध। तो इसमें आप लोग ऐसे कर लीजिए, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत तो लिख लीजिए आप लोग 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, 2 या संयुक्त के अंदर 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, ये तो हो गया संयुक्त का। और जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य के 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो गए। इसमें एक स्वतंत्र है और बाकी जो शेष है वो आश्रित उपवाक्य है। एक स्वतंत्र है, इसमें एक स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र है तथा जो शेष है, जो बच गए शेष, वो आश्रित उपवाक्य है। आश्रित मतलब जो दूसरों के ऊपर निर्भर है ना। ठीक है, तो आश्रित जो डिपेंड है, निर्भर है दूसरों के ऊपर ना, एक दूसरों के ऊपर निर्भर है तो वो आश्रित हो गए। तो एक स्वतंत्र और शेष तथा शेष आश्रित उपवाक्य। तो ये इसमें तो ये है, सरल में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे अर्थ का ज्ञान पता चलेगा। संयुक्त में 2 है, 2 से अधिक जो है स्वतंत्र उपवाक्य और मिश्र में एक स्वतंत्र है और शेष उसके ऊपर आधारित या आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अब मिश्र वाक्यों को, इसमें जो आश्रित उपवाक्य है ना, अब देखो इसमें आश्रित उपवाक्य की बात किसके अंदर हुई है? मिश्र के अंदर हुई है। ठीक है ना, मेरे को ऐसे करवाना चाहिए था, ऐसे ज्यादा अच्छे से पता चलता। खैर कोई बात नहीं। अब ये जो मिश्र है, तो मिश्र के अंदर आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि आश्रित उपवाक्य यहीं पर आए हैं। देखो वहां पर तो स्वतंत्र उपवाक्य है और यहाँ पर क्या है? आश्रित। ये स्वतंत्र उपवाक्य है और यहाँ पे आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य है, तो आश्रित उपवाक्य में देखिए 3 तरीके के हैं। देखिए, एक संज्ञा उपवाक्य,
दूसरा विशेषण उपवाक्य, एक तो इसमें 3 हो जाएंगे, एक तो संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होगा इसके अंदर विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है, 2 को फिर छोड़ दो आप, संज्ञा उपवाक्य को छोड़ दो, विशेषण उपवाक्य को छोड़ दो, और जो क्रिया विशेषण उपवाक्य है वो देखो फिर आगे चलकर 5 में विभक्त हो रहा है, कालवाचक, स्थानवाचक। इसमें अब क्रिया विशेषण वाले के अंदर 5 में बट रहा है, ये देखो ये 5 में विभक्त हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जल्दी से बता दूं, एक कालवाचक है, दूसरा जो है स्थानवाचक है, दूसरा क्या है स्थानवाचक। ठीक है, दूसरा है स्थानवाचक, और तीसरा जो है वो रीतिवाचक है, और चौथा है परिमाणवाचक, और जो पांचवा है कार्य कारणवाची संबंध। पांचवा जो है वो है कार्य कारणवाची संबंध। तो ये जो देखो सबसे पहले संरचना के आधार पर 3 में विभक्त किया, सरल को छोड़ दो, फिर संयुक्त में बात की है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, फिर मिश्र में जो है 1 स्वतंत्र है, बाकी के जो बचे वो है क्या आश्रित उपवाक्य। फिर मिश्र को आश्रित उपवाक्य 3 में बांट दिया है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर इन 2 को छोड़ दो, फिर क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है इसको 5 में बांटा गया है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कार्य कारणवाची संबंध। तो ये हमारा आज हमने वाक्य के भेद एक शॉर्ट में आपको बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से सारणी के माध्यम से समझा दिए हैं। कल इसको हम विस्तार से करेंगे और कल की क्लास हम लेंगे इसी टॉपिक को करेंगे। तो जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनको लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ में गुड डे, थैंक यू।